अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मुझे यकीनन पाकिस्तान है मगर अमेरिका रिलेट है कि बोर्ड ऑफ पीस का इजलास होने जा रहा है वाशिंगटन डीसी में 19 फरवरी को। दावतनामे जारी हो गए हैं और प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ की आमद मुतवक्को है यहाँ। इस पर यकीनन बात करेंगे। फिर एज आई सेड दैट कि बीसीसीआई भी झुकेगी, पाकिस्तान भी झुकेगा और मैच होगा इंडिया पाकिस्तान के दरमियान के अरबों खरबों रुपए का खेल है। और आपसे कहा था कि बांग्लादेश भी ख्वाहिश का इजहार करेगा कि पाकिस्तान खेले और श्रीलंका भी तो चाहेगा। वो सब कुछ वैसे ही हुआ। इस पर थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे। और तीसरा, ये जो दहशतगर्दी है और इस पर जो पाकिस्तान का स्टांस है और सोशो पॉलिटिकल क्यास है पहिया जाम के बाद और जो सिचुएशन क्रिएट होती नजर आती है उससे बात करेंगे। देखिए, पहले तो बोर्ड जो पीस बोर्ड है गाजा के हवाले से है, उसमें पाकिस्तान ने शिरकत का फैसला किया है जो 19 फरवरी को यहाँ वाशिंगटन डीसी में हो रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में, उनकी मेज़बानी में, और सारे दावतनामे जा चुके हैं जो मुल्क उसमें शामिल हुए अभी तक, और पाकिस्तान भी उसमें शिरकत करेगा। मगर एक लकूना सा लगाया है कि देखें कि सागदार आते हैं या प्राइम मिनिस्टर, मगर मेरा ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर ही आएंगे, शहबाज शरीफ साहब। और यहाँ जो फैसले हुए उन्हें मानना पड़ेगा। ये अलग बात है कि हमास ने ताज़ा तरीन, जैसा कि पहले भी लोग कह रहे थे कि ना हम हथियार डालेंगे और ना अपने मुतालबात से दस्तबरदार होंगे। तो ये एक नई सिचुएशन है जो पाकिस्तान के लिए बड़ी अलार्मिंग है। और जो पाकिस्तान के हालात हैं और जो डायनामिक्स है पॉपुलेशन की, उसमें ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो सोशो पॉलिटिकल क्यास है कि पाकिस्तान की फौज जाएगी नहीं जाएगी या जा चुकी है, ये तो अभी किसी को भी नहीं पता। ये तो हमारे यहाँ कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टिंग तो होती नहीं है और रियासत से हट के तो कोई गुफ्तगू हो ही नहीं सकती। उनकी मर्जी के बगैर तो कोई खबर आती नहीं है। हम तो यहाँ से इतनी दूर से भी नहीं दे सकते। मगर अगर सऊदी अरब चाहेगा, जैसा कि मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि हम तो नथी है सऊदी अरब से, और सऊदी अरब 95% वही चाहता है, 5% का नहीं कह सकते जो अमेरिका चाहता है। अगर उनके मामला दुरुस्त हैं और चीज़ें इसराइल के साथ सही से बढ़ रही हैं, सऊदी अरब की वो मुतमईन है, तो हम यकीनन जाएंगे। फिर नताइज जो भी हो वो तो तारीख फैसला करेगी। अच्छा, मैं तो इसके हक में हूँ कि गाजा में जो हमास का रोल है वो बिल्कुल गलत है और उससे सिर्फ जानी नुकसान हुआ है। हजारों लोग मारे गए हैं, सब कुछ तबाह हो गया, उसके नताइज कोई नहीं निकले। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी चेंज हुई, नया वर्ल्ड ऑर्डर उसी की रोशनी में सब कुछ आ रहा है। और अगर उसे लोग अपनी कुछ लोग फतह समझते हैं और ये समझते हैं कि पूरी दुनिया में कश्मीर फलस्तीन इशू हाईलाइट हुआ, लोगों की हमदर्दियाँ बढ़ी। आम आदमी की हमदर्दियों से कितना फ़र्क पड़ता है ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जो इंटरनेशनल पावर्स हैं, जो बड़ी रियासतें हैं और जो अशराफिया चाहती है, फैसला वही होता है। तो उसकी रोशनी में सारी चीज़ों को हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि ये मामला कहाँ जाएगा और इसके नताइज मज़ीद क्या निकलने जा रहे हैं। ये सब रिलेट करता है और इससे महंगाई भी रिलेट करती है, इससे वर्ल्ड इकॉनमी भी रिलेट करती है, सारा कुछ। और पीस प्रॉस्पेरिटी तो करती ही करती है, क्योंकि सब चीज़ें मिलके ही पीस और प्रॉस्पेरिटी लेकर आती हैं। दूसरा टॉपिक है, जैसे मैंने कहा कि देखें, ये जो क्रिकेट मैच है ना, ये खाली मुल्कों के मैच नहीं है। यहाँ सिर्फ वो नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट से जो पैसे आते हैं, मीडिया के थ्रू जो आते हैं, जो टिकट बिकने से आते हैं और जो खिड़की से पैसे मिलते हैं, उस पैसे की कोई हैसियत नहीं है। इसमें अरबों नहीं खरबों का जुआ इन्वॉल्व है, सट्टा इन्वॉल्व है। बताने वाले एक बुकी मुझे बता रहे थे लाहौर से
کہ بال ٹو بال جوا ہوتا ہے، سٹا ہوتا ہے، اور فیلڈنگ کے سٹائل پہ بھی کہ اس فیلڈنگ کے کیا نتائج نکلیں گے اس پہ بھی پیسے لگتے ہیں، اوور ٹو اوور پیسے لگتے ہیں، اور ٹیم ٹو ٹیم تو لگتے ہی ہیں۔ اور میں اس میں ایک اہم بات بتا دوں، بکی نے کہا ہے کہ آپ یہ نوٹ کیجئے گا، وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں تک میری معلومات ہے کہ اس بار یہ میچ پاکستان جیتے گا سرپرائزنگلی، تاکہ پیسے بنائے جائیں بڑے پیمانے پہ، کہ انڈیا کا اگر ریٹ 1 ہوگا تو پاکستان کا جو ہے وہ 10 سینٹ ہوگا، کیونکہ اس کے چانسز کم نظر آتے ہیں نا، ان کی ٹیم مضبوط نہیں ہے بظاہر، مگر معجزاتی طور پہ ہماری کرکٹ ٹیم اکثر جیت جاتی ہے، اسے ہم معجزہ ہم لوگ سمجھتے ہیں، مگر وہ معجزہ نہیں ہوتا ہے۔ بکی کا کہنا یہ ہے کہ یہ سب مینیج ہو رہا ہوتا ہے، پہلے کھلاڑی اس میں شامل ہوا کرتے تھے انڈیویجلی، مگر اب بہت بڑے پیمانے پہ اس کھیل کو کھیلا جاتا ہے، اور اس میں بہت سے لوگوں کے سٹیکس ہیں، بہت بڑی اشرافیہ انوالو ہے، ساؤتھ افریقہ سے لے کر دبئی سے لے کر کراچی، لاہور اور بامبے سے لے کر دلی تک، اور پھر یورپ میں بھی کہیں نہ کہیں، آسٹریلیا میں بھی ہوگا، ان کا کتنا ہے وہ میرے علم میں نہیں، مگر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ساؤتھ افریقہ، ان کی تو کنفرمیشن کے ساتھ لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ تو سارے کے سارے انوالو ہیں، تو اس لیے یہ میچ تو ہونا ہی ہونا تھا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ بنگلہ دیش بھی خوش ہو جائے گا، اس کو بھی کچھ نہ کچھ ملے گا، تو جو اس کے میچز ہیں 2028 سے 31 تک، وہ سارے آپ کو ڈیٹیل جو کرکٹ سے شغف رکھتے ہیں ان کے علم میں ہوگا کہ وہ ویسے ہی رہیں گے، اور اسے کہیں کمپنسیٹ بھی کیا جائے گا کسی اینگل سے، کہ سری لنکا کے پریزیڈنٹ کو کال کرنا پڑی شہباز شریف کو کہ بھئی سارا کھیل تو انڈیا پاکستان کے میچ سے ہونا ہے، اور ورنہ تو وہاں کہاں اتنا کراؤڈ آئے گا سری لنکا میں ان میچوں کو دیکھنے کے لیے جن کے رزلٹ بھی پہلے سے پتہ ہوتے ہیں، یا وہ ایکسائٹمنٹ بھی نہیں ہوتی جو انڈیا پاکستان کے درمیان میچ ہوتا ہے۔ پھر خطے کی ایک اور ٹیم بنگلہ دیش شامل ہی نہیں ہو سکی ہے، اب اسکاٹ لینڈ کو اور ان کو دیکھنے کے لیے تو کوئی نہیں آئے گا نا، یہ امریکہ کی ٹیم کو، کہ ابھی تو یہ کہنا چاہیے بورن بیبی بچے ہیں۔ تو اس روشنی میں آسٹریلیا کی ٹیم کے بارے میں بھی سب کو پتا ہے، ویسٹ انڈیز کے بارے میں بھی پتا ہے، انگلینڈ کے بھی بارے میں پتا ہے، اور انڈیا کی ٹیم کے بارے میں بھی سب کو پتا ہے۔ تو جو کانٹے کا مقابلہ ہونا ہوتا ہے، یا جہاں پر جذبات انوالو ہے، جہاں ایموشن ہے، حب الوطنی ہے اور دشمنی ہے، اور ساری چیزوں کو اس کے بیک گراؤنڈ میں جب آپ کو دیکھیں گے تو یہ میچ سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے، یہ بتانے والی بات نہیں ہے۔ اور اس میں کھربوں روپیہ انوالو ہے، ہر بندہ انوالو ہے جو اس کھیل کا کہیں حصہ ہے، اس ہرارکی کا کہیں حصہ ہے، چاہے وہ انڈیا ہو چاہے پاکستان ہو، اور دونوں ملکوں میں جتنا تناؤ بڑھے گا اتنے جوئے میں پیسے زیادہ لگیں گے۔ تو اس کھیل کو ہائپ دی گئی تاکہ اس میں انٹرسٹ لوگوں کا بڑھے، میچ کی ریکوری زیادہ سے زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ پیسہ لگے، اور اس بار پاکستان پہ پیسے لگانے والے پیسہ بنائیں گے۔ یہ میری پریڈکشن ہے، جو میری انفارمیشن ہے، مگر کوئی انفارمیشن دنیا میں 100% سچ نہیں ہو سکتی کہ کوئی آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہے، آفیشیل اناؤنسمنٹ بھی پلٹ جاتے ہیں۔ تو یہ مجھے جو انفارمیشن ملی وہ میں نے آپ سے شیئر کر لی۔ اب تیسرا ٹاپک ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے، اس میں جو سب سے تکلیف دہ بات ہے نا، جو سوال ہے جسے دبایا جا رہا ہے، ایک مجھے نام تو یاد نہیں رہتے یو گائز نوز، کہ یہ جو ترلائی میں امام بارگاہ پہ دھماکہ ہوا، وہاں پہلے تو اپوزیشن سینٹ میں جو اپوزیشن لیڈر ہے علامہ ناصر، راجہ ناصر عباس، انہوں نے کہا کہ ایک ایک گھر سے 6 لوگ بھی مارے گئے ہیں، اور سیکیورٹی لیپس تھا، کوئی توجہ نہیں تھی، اور جیسا کہ ہونا چاہیے کہ جب دہشت گردی ہے کے پی کے میں برابر میں ہے، اور پہلے بھی خطرے میں رہا ہے اسلام آباد، اور ایک دھماکہ پہلے ہو بھی چکا ہے ابھی ریسنٹلی، تو امام بارگاہوں پہ بڑی مساجد پر تو سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی نا، وہاں ایک بھی پولیس والا نہیں تھا۔
फिर जो सबसे खौफनाक बात है ना, एक बाप को देखा जो इस्लामाबाद के करीब में ही किसी देहात में रहते हैं, उसके 2 जवान बेटे, एक बेटा 22 साल का, एक 24 और एक 18 साल का। बड़ा बेटा जो है, जो 22 साल का था, वो आईटी यूनिवर्सिटी जा रहा था, और छोटा वो भी आईटी के किसी बेसिक कोर्स में उसने एडमिशन लिया था। वो घर से बाइक पे गए थे कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं जुम्मे की, और वो दोनों भाई वहां शहीद हुए। उनके बाप को एक रेस्टोरेंट में वो खाना खा रहे थे, एक निवाला पहला तोड़ा था, तो किसी ने कहा कि टंडई के इमाम बारगाह में धमाका हुआ है। तो उन्हें पता था मेरे बेटे गए, वो दूसरा निवाला छोड़कर भागम भाग वहां पहुंचे। तो सबसे पहले उन्होंने जाके मोटरसाइकिल ढूंढी, जो पड़ी हुई मिल गई, तो वो समझ गए कि उनके बच्चे अंदर हैं। बहुत कोशिशों के बाद पहले बेटे की लाश उन्हें देखना नसीब हुई। फिर वो बताते हैं कि दूसरे बेटे की जहां लाश थी, उस मोर्चरी को, मुर्दा खाने को लॉक लगाया हुआ था और कोई खोलने पे तैयार नहीं था। 4 घंटे बाहर बैठे रोते रहे। फिर उनके कोई कजन थे जो बल्दिया का हिस्सा है, उन्होंने वहां पर हंगामा खड़ा किया, शोर डाला, तो फिर वो मोर्चरी खुली और वहां से उनके दूसरे बेटे की लाश भी मिली। इस बदइंतजामी की, इस नाअहली की बात तो छोड़ दे, इस बेहिसी के बारे में गौर करें कि जिनके बच्चे नमाज पढ़ने गए थे और उनकी लाशें वहां पड़ी थी, वो भी कोई देने को तैयार नहीं था। और माजरत या शर्मिंदगी तो बहुत दूर की बात है, ये कोई इंसानी रवैया हो सकता है? इस पे गौर करें। तो वो बाप कहता है कि ये इस्लामाबाद की हिफाजत तो छोड़ें, इनकी संगनी और इनकी बेहिसी का आलम यह है कि वहां कोई हुकूमत का पता नहीं था, वहां कोई पूछने वाला नहीं था, और लाशें देने के लिए भी रजामंद नहीं थे। ऐसा शुबा होता था कि जैसे वहां पर भी कुछ चाहिए। फिर वो कहते हैं कि हम मोहसिन नकवी वजीर दाखिला मुल्क का, कि वो अहले बैत है, सैयदों की औलाद है, हमें उससे ये तवक्को नहीं थी। फिर वो एक मस्जिद का दौरा करके तो छोटा सा चला गया, उसने किसी को पलट के नहीं पूछा कि जिनके 2 लाशें घर से उठे हुए जवान के, उनके ख्वाब सोचे, उन माँ बाप के, उनकी बहन भाइयों के, उनका एक बेटा छोटा सा बचा है 12 साल का, जिस तरह वो बाप चीख कर मातम कर रहा था, रो रहा था, मैंने उसका वीडियो देखा, सीना फट जाए आदमी का। ये तकलीफ, ये दर्द औलाद वाले ही महसूस कर सकते हैं कि किसी ने पलटकर पूछा नहीं। वो आदमी, वो मजलूम तरीन दुनिया का बाप कहता है कि ये तीरा में या वजीरिस्तान में क्या लोगों के साथ करते होंगे, जब कैपिटल में ये ना तो हिफाजत कर सकते हैं, ना इंतजाम कर सकते हैं, ना ये पुरसा दे सकते हैं, ना ये बर वक्त लाशें दे सकते हैं, और उसमें भी हर्डल पैदा करते हो। उसकी रोशनी में इस मुल्क के हालात का अंदाजा लगा लें। आप कहें, लाख कहें कि ये अफगानिस्तान से आए थे, वो कहीं से आए थे, मगर आप जवाब दें कि आप इस्लामाबाद की अगर हिफाजत नहीं कर सकते, कैपिटल की हिफाजत नहीं कर सकते, और जहां पुल बना रहे हैं, जहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रहे हैं कि मेगा प्रोजेक्ट बनेंगे, लगेंगे तो पैसे बनेंगे। मुझे आज तक याद है कि डॉक्टर कदीर खान मरहूम का मैंने एक बार इंटरव्यू किया, तो किसी सवाल पर उन्होंने प्रोजेक्ट के हवाले से बात हुई, तो उनका कि मेगा प्रोजेक्ट तो लगते ही इसलिए कि इसमें कमीशन बनता है, इसमें लंबे पैसे बनते हैं। उन्होंने कराची की मिसाल देकर कहा था कि आपने देखा कि वहाँ ओवर हेड ब्रिज बन रहे हैं मेयर मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में, जो आज हेल्थ मिनिस्टर है। उन्होंने कहा कि कभी इन ब्रिज से नीचे उतर के गलियों में गए, वो गलियाँ नहीं बनेंगी क्योंकि वहाँ पैसे नहीं बनते, पैसे बनते मेगा प्रोजेक्ट में। तो इस्लामाबाद में रोज स्टेडियम का भी ऐलान होता है कि फलाने रोड का होता है, फलाने ओवर हेड का होता है, मगर
सिक्योरिटी कोई नहीं है, सब अपने ओन पर है कि बच सकते हो तो बच जाओ। कौन दहशतगर्द कहां से इंटर हो जाए किसी को नहीं पता। जगह जगह नाके लगे हुए हैं, मगर असला कराची भी पहुंच जाता है, बलूचिस्तान तो पहुंचता ही पहुंचता है, लाहौर भी पहुंच जाता है, मंशियात हर जगह पहुंच जाती है। मगर आम आदमी के पास से एक छोटा सा पिस्तौल भी के उसने अपनी हिफाजत के लिए भी रखा हो तो उसे तुम देते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि एक ऐसे माहौल में जब ईरान पर कशीदगी बड़े पैमाने पर हो, आपको ये भी पता हो खित्ते में दाइश भी मौजूद है और दूसरे सेगमेंट भी है जो तासुब फैला रहे हैं, जो मुनाफरत फैला रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, वहां पर इतनी बड़ी इमाम बारगाह या किसी बड़ी मस्जिद के बाहर आप तहफ़्फ़ुज़ देने को भी तैयार नहीं है। और फिर उनकी लाशें लेने में भी आपको प्रॉब्लम है। आप ये भी सच नहीं बता रहे कि 32 मरे हैं कि 50 अब हो चुके हैं। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि 50 से ज़्यादा तादाद हो चुकी है और जो सीरियस जख्मी है वो एक एक करके दुनिया से जा रहे हैं। आप ना कहें कि हम अफगानिस्तान से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, आप तो बागियों से बलूचिस्तान में भी मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है, आप तो किसी के साथ बैठने को तैयार ही नहीं है। कहीं बताते हैं ये 2000 है, कहीं बताते हैं 5000 है, कहीं बताते हैं आप 1500 है, कहीं कहते हैं कि SHO के थ्रू निपट लेंगे, कहीं कहते हैं कि जनाब हमने इनकी कमर तोड़ डाली है। मगर वो पूरी कमर के साथ आकर फिर आपके सामने खड़े हो जाते हैं, आपके जिस शहर में चाहते हैं वो धमाका कर देते हैं और 2 दिन के बाद आप मट्टी डाल के अगले के इंतजार में बैठ जाते हैं। इसका कसूर है ये। अच्छा, फिर बसन की कामयाबी का शोरा है, जबकि सबको पता है वो नाकाम हो चुकी है कि बसन कामयाब हो गई, पहिया जाम हड़ताल नाकाम हो गई और पहिया जाम हो गया। वो इत्तलात कहता है पेशावर में जाकर आपके इन हरकतों से या उनके पहिया जाम हड़ताल नाकाम हो जाने से आप समझते हैं कि जो पॉलिटिकल कयास है, टर्माइल है, वो खत्म हो गया है, हर चीज नॉर्मल हो गई है, लोगों का आप पर एतमाद बढ़ गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपके जो महंगाई के इंडेक्स हैं वो आसमान फाड़ रहे हैं, आपकी मईशत की गिरावट उसके भी सबको मालूम है कि हालात क्या है। आप कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं ला सके हैं, आप किसी पैमाने पर भी कहीं पर भी कोई फायदा अभी तक, आप अमन फोर्स का हिस्सा भी बन गए, आप हर उस चीज का हिस्सा बन गए जो इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती है। मगर आप पर साथ में इल्जामात भी लग रहे हैं कि आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में यूनाइटेड नेशन के कुछ लोग आए हुए थे तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर मीडिया से गुफ्तगू की और ये वाज़ेह तौर पर कहा कि हमें बहुत बड़ा कंसर्न है बलूचिस्तान में जिस तरह के वाक़यात हो रहे हैं और यहाँ पर कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है और हमारे लोग बागियों से भी टच में हैं, उनसे भी मालूमात ले रहे हैं। तो इस रोशनी में आप फैसला कर रहे हैं और फिर साथ में यूरोप आपसे नाराज हुआ मुसलसल पीछे हटता जा रहा है कि ईमान मजारी को जो आपने सजा दी है, वकला उसमें जो बेचैनी है, जो आपकी अदालतों की सूरत हाल है, और आपने हर चीज सीज कर दी है। आप समझते हैं कि इसमें मामला आगे बढ़ सकते हैं। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूं कि कोई तो आए सामने, जब तक बड़े पैमाने पे आप लोग नहीं निकलेंगे या बड़े पैमाने पे ये मुतालबा नहीं होगा कि इनको कौन समझाए कि कोई इंटरनेशनल पावर आपको सहारा नहीं दे सकती अगर आपके अवाम आपसे जुड़े हुए नहीं है। ना नगमे काम आएंगे, ना तराने काम आएंगे, ना इंटरनेशनल हेल्प काम आएगी जब तक लोगों के दिमाग और उनके दिल मुतमईन नहीं होंगे। और उसका दुनिया में वाहिद तरीका यही है जो आपके इल्म में भी है कि खुदा के लिए अगर ये खबरें सच हैं तो खुशी की बात है कि खान साहब से, उनकी पार्टी से कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये तय हो रहा है कि 1.5 साल में इंतखाबात हो जाए और चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, जो मामलात है उन पर मट्टी डाली जाए। दोनों पार्टियां और जितनी भी पार्टियां हैं वो माजी को भूल कर बेहतरी के रास्ते की तरफ चले। अगर नए इंतखाबात हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं,
खान साहब की हुकूमत बनती है, किसी की बनती है, रियासत तो कुछ नहीं होता है, कोई कितना भी नाअहल हो, और किसी एक दो को बचाने के लिए, एक दो को महफूज करने के लिए, उनको म्यूजियम में रखने के लिए अगर आप पूरी रियासत को दांव पे लगाना चाहते हैं तो अलग बात है। ये तहरीक इंसाफ को भी समझना होगा, मुस्लिम लीग नून को भी समझना होगा, पीपल्स पार्टी को भी समझना होगा, और हम सबको भी समझना होगा, खासकर वहाँ जो लोग रहते हैं पाकिस्तान में, कि दुश्मनी बराए दुश्मनी, गुस्सा बराए गुस्सा, और बाबा उठता रहेगा, मेरा बाबा उठते रहेगा, इससे कौमें तबाह हो जाती है, आगे नहीं बढ़ती। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिर्फ यही है कि इस रियासत को अगर चलाना है तो सबको समझदारी का सबूत देना होगा, बलूचिस्तान में भी रास्ता निकालना होगा, और वो सियासतदान जो आपके पार्लियामेंट का हिस्सा रहे हैं या अब भी आईने पाकिस्तान को मानते हैं और आपसे मोहब्बत भी करते हैं और पाकिस्तान का हिस्सा रहना चाहते हैं, उनके थ्रू खुदा के लिए बलोचों से मुलाकात करें, उनके साथ बैठें। यही हल केपी में है। जब तक साथ नहीं बैठेंगे, कुछ लो और दो नहीं करेंगे, मारने से मसला हल नहीं होगा। आप लोगों को उठाकर ले जाएं, कितने पैमाने पे ले जाएंगे? ये चेन है इंतकाम की, कि अगर मेरे भाई को, मेरे बेटे को, मेरे चचा को, मेरे बाप को, मेरे कजन को, मेरे किसी बचपन के दोस्त को उठा लिया जाए और मुझे ये यकीन हो कि ये सब कुछ नाजायज हो रहा है, तो इंतकाम मैं ले सकूं ना ले सकूं, मगर एक ख्वाहिश तो पैदा होगी ना, और ये ख्वाहिश का पैदा होना ही बहुत खतरनाक है और ये नहीं पैदा होनी चाहिए। रियासत से सबको जुड़ के रहना चाहिए, और रियासत से लोग जब भी जुड़ के रहते हैं कि रियासत बड़े भाई का रोल अदा करती है, बाप का रोल अदा करती है, माँ का रोल अदा करती है, जो दरगुजर से काम लेते हैं, जो छोटा समझ के माफ कर देते हैं। सजा जब दी जाती है जब अपनी गलती कहीं पर ना हो। इसकी रोशनी में आप सारे लोग देख लें कि ये मामला कहाँ जा रहे हैं और इन्हें कहाँ जाना चाहिए। आने वाले दिनों में हर चीज साफ हो जाएगी। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफिज।